हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, मांग की कीमत लॉच। देखो, हमने जो पढ़ा था मांग के बारे में, मांग के अर्थ के बारे में और मांग के निर्धारण करने के तत्व पढ़े थे। उसमें पढ़ा था वस्तु की कीमत, और उसी वस्तु की कीमत के आधार पर हम निकाल रहे हैं मांग की कीमत है उसकी लॉच क्या होगी। ठीक है। और इसके अंदर हमने मांग की कीमत लॉच का एक फॉर्मूला भी हमने तैयार किया था, जो हमने पिछली जो क्लास में किया था। इसको हम एक बार और समझते हैं, और आज उसके बाद उसी फॉर्मूले सूत्र के आधार पर हम कुछ सवाल करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है, कैसे करोगे ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग की लॉच को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मैंने आपको एक बात कही थी, जो पहले के परिवर्तन होता है इसका मतलब वो नीचे आता है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और जो इससे जो प्रभावित होता है वो ऊपर आता है। यानी कीमत परिवर्तन होने के बाद ही तो मांग परिवर्तन होती है। कीमत महंगी अधिक हो जाती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी पहले कौन परिवर्तन हो रहा है? पहले कीमत परिवर्तन हो रही है, कीमत के बाद उसका प्रभाव मांग पर पड़ रहा है। तो जो पहले परिवर्तन हो रहा है वो नीचे आएगा। अपने एक शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो पिछली वीडियो में हमने की थी। और उससे जो परिवर्तन होगा यानी मांग, वो ऊपर चला जाएगा, यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन। इसके अलावा मैंने कहा था मांग में अनुपातिक परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा क्यू बटा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? ये डेल्टा क्यू आपको बताता है मांग में परिवर्तन को, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था जब डेल्टा शब्द लग जाए तो वो परिवर्तन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? परिवर्तन। फिर पहले मांग कितनी थी, अब कितनी हो गई। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे पहले मांग 10 थी, अब 15 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ? 15 माइनस 10 यानी 5 का हुआ। ठीक है। इसका मतलब जो परिवर्तन होता है ना, जो परिवर्तन होता है उसको प्रारंभिक जो मांग होती है उससे भाग देना होता है, वो आपकी अनुपातिक मांग में परिवर्तन हो जाता है। देखो, ये परिवर्तन कितना हुआ? 5। प्रारंभिक मांग कितनी है? 10। ये आपका क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे, अगर कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वही कीमत में परिवर्तन कितना हुआ और प्रारंभिक कीमत कितनी थी। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे इसी चीज को, तो नीचे वाली भाग वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी जो संख्या बदली जाएगी, यानी डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा जो डेल्टा पी बटा पी है वो पी बटा डेल्टा पी हो जाएगा। यानी ये संख्या नीचे आ जाएगी, ये संख्या ऊपर चली जाएगी। ये तो आप मैथमेटिक्स जब करते थे, गणित आपने की थी, 9th में की थी, 8th में की थी, 10th में की थी, उस समय ये सवाल ऐसे होते थे। यानी भाग वाली संख्या अगर हम बदलना चाहें, जैसे मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दूँ, डेल्टा क्यू बटा क्यू भाग डेल्टा पी बटा पी। एक ही बात है, इसको बटा में लिख दो जैसे भाग में लिख दो। अब जैसे हम इसको गुणा में करेंगे तो डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा ये संख्या पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे चला जाएगा, यानी डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा पी बटा डेल्टा पी। और इसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा क्यू यानी संख्या गुणा में हम बदल सकते हैं। जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, तो 3 गुणा 2 बराबर भी 6 होता है। यानी गुणा की संख्या बदली जा सकती है आपस में, मान उसका कभी नहीं बदलता, मान उसका कभी चेंज नहीं होता। तो डेल्टा क्यू इसके नीचे ले आएंगे डेल्टा पी और पी बटा क्यू। यानी ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, जिसके द्वारा आपको क्या करना है? मांग की कीमत लॉच को ज्ञात करना। ठीक है। अब कुछ सवाल है जो आपके बुक्स में है, तो मैं बुक्स में वो प्रश्न देखकर आपको बता रहा हूँ कि उसको हल आपको कैसे करना है। यानी हम सिर्फ उससे प्रश्न देखेंगे, उस प्रश्न को बोर्ड पर हम हल करेंगे, उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा प्रश्न आपके पास, वो क्या है? देखो, सिंपल सा एक प्रश्न आपको दे रखा है, वो ये दे रखा है कि जो किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से, किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से का क्या अर्थ है? कम होना, गिरना, नीचे जाना, कम होना। गिरने से आगे वो कहता है उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर, उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 हो जाती है। ठीक है। आगे उसने क्या कहा है? अतः मांग की लॉच की गणना करो, यानी आपको मांग की जो लॉच है उसको बताना है, मांग की लॉच। ये आपके पास प्रश्न है, इसको ध्यान से देखो।
उसने कहा है भी कीमत में अगर 10% की गिरावट आती है, यानी कीमत 10% कम होती है, तो मांग है वो बढ़कर 10 से 14 हो जाती है। इसका मतलब मांग, कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी, ये तो हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी मांग की लोच क्या है, उसकी मांग की कीमत लोच क्या है। देखो आपने कभी भी कोई सवाल किया था, जैसे हमारे ये 9th-10th में सवाल आते थे, कोई मीटर में था कोई सेमी में था, हमने क्या किया था, हमने या तो दोनों का इकाइयां बराबर करनी होती थी, या तो मीटर को सेमी में बदलते थे या सेमी को मीटर में बदलते थे। यानी जब दोनों इकाइयां बराबर होगी तभी हम भाग दे सकते हैं। जैसे मैं ये लिख दूं 10 मीटर बटा 30 मीटर बटा 10 सेंटीमीटर, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। या तो मैं इसको सेमी बनाऊं या इसको मैं मीटर बनाऊं। यानी जब इनकी दोनों इकाइयां बराबर होगी या इसको सेमी बनाऊं, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर तो आपको क्या दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मांग में आपको प्रतिशत नहीं दे रखा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मांग को भी प्रतिशत में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम मांग की लोच याद कर सकते हैं। तो देखो कैसे, कीमत में 10% गिरावट हो तो मांग में वृद्धि तो इतनी हुई है 10 से 14 होगी। इसका मतलब कितने प्रतिशत मांग बढ़ी है। आपको पता नहीं, हम 9th-10th में करते थे सवाल, तो जब भी किसी वस्तु की मांग या कोई हम किसी वस्तु को बढ़ाते थे तो उसमें आता था ना, जनसंख्या इतनी बढ़ के इतने, बताओ कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। 2001 में मान लेते हैं 100 लोग थे, 2002 में 110 लोग हैं, तो 10 लोग, अब बताओ कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं कितना परिवर्तन हुआ। तो 14 - 10 कितने का परिवर्तन हुआ, 4 का, यानी 4 इकाई बढ़ चुकी है। तो 4 इकाई को हम क्या बना देते हैं, मांग को प्रतिशत में रख देते हैं, मांग में प्रतिशत वृद्धि। कितना बढ़ी, कितनी, 4। प्रारंभिक मांग कितनी थी, 10 गुणा 100। ऐसा कुछ होता था क्या, ऐसा करते थे हम, या आपको याद हो तो क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करते थे हम। हमेशा जब प्रतिशत निकालते थे तो क्रय मूल्य नीचे लिखते थे, याद आता है ना भाई। विक्रय मूल्य जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, वो 10 रुपए की खरीद कर उसको 14 रुपए की बेच देता है, यानी ये तो इसका क्रय मूल्य है, ये उसका विक्रय मूल्य। बताओ उसको लाभ कितना हुआ। तो हमने क्या लिखा, कितना लाभ हुआ, 4, क्रय मूल्य कितना था, 10 गुणा 100, तो प्रतिशत निकाल लेते ना, इतना प्रतिशत लाभ हुआ। ये प्रक्रिया इसमें है, यानी दोनों का परिवर्तन कितना है, 4 का। प्रारंभिक मांग कितनी थी, 10। वो प्रारंभिक चीज हमेशा नीचे आती है, 4/10 प्रतिशत में बढ़ाना है इसको, क्योंकि कीमत प्रतिशत में है तो गुणा में 100। किसी भी संख्या को जब प्रतिशत बनाते हैं ना तो गुणा में 100 लिखते हैं। तो इसको हल कर दो, देखो 0 से 0 का अर्थ कितना है आपके, 4%। अब इतना सवाल आपका हल हो गया। क्या सवाल हल हो गया, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की गिरावट होती है तो उसकी मांग में 40% की वृद्धि हो जाती है। 10% की गिरावट होती है तो मांग में कितनी वृद्धि होती है, 40% की। अब मांग की कीमत लोच ज्ञात कर लो। ये प्रतिशत वाला है, इसमें बिल्कुल सिंपल सूत्र लगेगा। कैसे है देखो, हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो मांग की लोच बराबर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 40 का, तो 40 ऊपर लिख देंगे, बटा कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 10 का, तो 10 नीचे लिख देंगे। अब जब शून्य से शून्य काट दें आंसर कितना है आपका, 4, तो मांग की लोच कितनी है, 4। ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है जितना आप देख रहे हो। थोड़ा बहुत आप अपने आधार पर चलोगे, आपने जो मैथ के जो सवाल 9th और 10th में किए थे, तो इसके अंदर सिर्फ मांग वाले के अंदर ही आपको ये सवाल मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं है। और सवाल भी कैसे, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये दे रखा है भी 10% गिरी है तो मांग तो बढ़ेगी, लेकिन इसने मांग इकाइयों में दे दी, तो क्यों ना उसको पहले प्रतिशत बना ले। तो प्रतिशत का यही होता है, दोनों का अंतर 4 था, वृद्धि कितनी हुई, 4 की हुई है। प्रारंभिक मांग कितनी थी, 10 थी, तो 4/10 प्रतिशत बनाना है तो गुणा में 100। तो जब बिंदी से बिंदी काट दें तो 4 को 10 से गुणा कितना आया, 40%। बस
तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 40 का, कीमत में प्रति परिवर्तन 10 का, कितना आया 4। तो मांग की कीमत रोज कितनी है, ये आपका आंसर 4। ठीक है, ये आपके बुक्स के अंदर जो सवाल दिया रखा था प्रतिशत का, सिर्फ एक ही सवाल आपके बुक में, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको प्रतिशत याद कर लेना मांग का, और कीमत का आपको दे ही रखा है, और सिर्फ बाद में भाग देना है आपको, क्योंकि आपके सवाल के अंदर प्रतिशत लिखा है, तो यहाँ पर हम अनुपातिक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे मांग में अनुपातिक परिवर्तन, क्यों, जरूरत ही नहीं है हमें, मांग में अनुपातिक परिवर्तन करेंगे फिर तो और चक्कर पड़ जाएगा हमें, तो इसको डेल्टा क्यूब वो निकालेंगे, फिर डेल्टा पी निकालेंगे, इतना जरूरत कहाँ है, हमें प्रतिशत है तो प्रतिशत वाला सवाल लगा दो, सूत्र लगा दो सीधा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन आपके पास 40 दे रखा है, आपने निकाल दिया, कीमत में प्रति परिवर्तन जो सवाल में दे रखा है 10, 40 को 10 से भाग देंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उसको पढ़ लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा सवाल है, कौन सा, इसके अंदर दे रखा है आपके, जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर, जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है, देखो अब कीमत बढ़ी है ना, तो मांग तो घटेगी, ये तो मांग के नियम में पढ़ चुके हैं, तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होती है, कम होती है, तो जब कीमत 7 से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग कितनी हो जाती है, देख लेते हैं हम सवाल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 6 इकाई से गिरकर, 6 इकाई से गिरकर यानी कम होकर, गिरकर 4 इकाई के बराबर हो जाती है या इकाई हो जाती है, तो उसकी मांग की लोच ज्ञात करो, मांग की लोच ज्ञात करो। तो क्या है सवाल, एक तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है विपरीत संबंध है, प्रतिलोम संबंध है, क्यों कीमत बढ़ी है तो मांग गिरेगी यानी मांग कम होगी, उसके अंदर कीमत कम हुई थी तो 40% मांग बढ़ी थी, यानी संबंध तो उल्टा ही है, और हम ये पढ़ चुके हैं मांग के कंसेप्ट में, जो कंसेप्ट और डिमांड था, मांग की उदाहरणा थी, उसमें पढ़ चुके हैं मांग का नियम। तो सुनो बात, हमारे पास मांग की लोच का सूत्र क्या था, पहले वो देखो, सूत्र ये था डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी गुणा पी बटा क्यू, क्या यही सूत्र था, याद आ रहा है आपके, यही था ना सूत्र हमारे पास, जो हमने पहले सूत्र तैयार किया था, आपको ये तो याद करना है बस। तो देख लो मांग की लोच में डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू मैंने आपको क्या बताया था, मांग में परिवर्तन को बता रहा है, मैंने आपको कहा था जहां पर शब्द के आगे कोई डेल्टा लग जाए ना, इसका मतलब वो परिवर्तन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, परिवर्तन की, तो यानी परिवर्तन किस में, मांग में, तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ देख लो, डेल्टा क्यू कितना है, पहले इकाई कितनी थी 6, अब कितनी होगी 4, तो कितने का परिवर्तन हुआ 4 माइनस 6 यानी -2 का, इसका मतलब कम हुई है, मांग कम ही हुई है, पहले 6 थी अब 4 है, इसका मतलब कितनी कम हुई है, 2 कम हुई है, और कम हुई है उसको माइनस ही तो कहते हैं, कि वो कम हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, जैसे मेरे पास पहले 10 रुपये थे अब 8 हो गए, इसका मतलब -2 हो चुके हैं, यानी -2 पैसे रुपये मेरे से निकल चुके हैं, तो -2 आ गया, तो यहाँ पर लिख दो -2 बटा डेल्टा पी क्या बताता है, कीमत में परिवर्तन को, तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 7 थी बाद में कितना हुआ 10, तो डेल्टा पी बराबर 10 माइनस 7, कितने का परिवर्तन हुआ 3 का, 10 में से 7 गए तो कितने आए 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो गुणा में, पी आपको क्या बताता है, जो पहले कीमत थी, पहले कीमत कितनी थी 7, मांग आपको क्या बताती है, जो पहले मांग थी, पहले मांग कितनी थी 6, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो सीधा आपको क्यू आएगा वो तो बताता है प्रारंभिक मांग, फिर प्रारंभ में कितनी मांग थी, अगर डेल्टा क्यू लिखेंगे तो मांग में परिवर्तन को लिखना आपको, मांग में परिवर्तन कितना हुआ, अगर मैं पी लिखूंगा तो ये बताएगा आपको प्रारंभिक कीमत कितनी थी, अगर मैं डेल्टा पी लिखूंगा तो इसका मतलब ये कीमत में परिवर्तन को बताएगा, ये कीमत में कितना परिवर्तन हुआ।
तो देखो मांग में कितना परिवर्तन हुआ, -2 यानी कम हुआ है। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 3 का, गुणा प्रारंभिक कीमत कितनी थी 7, प्रारंभिक मांग कितनी थी है। यानी हमने क्या किया, इस सूत्र के अंदर अपनी टोटल बातें, जो भी हमारे आंकड़े थे, जो भी हमारे पास डाटा थे, वो हमने लिख दिए। ठीक है, ये आंकड़े तो देखो आपको करना क्या है, आपको तो सिर्फ इन बातों को ध्यान रखना है, बाकी तो सारा कुछ आपके सवाल में दिया हुआ माइनस ही तो करना है। तो परिवर्तन कितने का हुआ, 10 में 7 गए 3 का, परिवर्तन कितना होगा, 4 में से 6 गए -2 का, बस। ठीक है, अब इसको हल कर दो आगे। कोई करता है क्या, ये काट देंगे हम, 3 2 एकम 2 2 3 6, काट सकते हैं ना इस साथ, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि संख्या गुणा में है। तो ऊपर -1 है, ये 7 है, तो 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7, नीचे 3 और 3 3 3 9, इतना हमने हल कर दिया। ठीक है, तो -7/9 हमारे पास आ गया। अब इसको आगे हम हल करेंगे, तो भाग ही तो देना है, 7 को 9 से भाग दे दो, भाग ही तो देना है ना, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पॉइंट लगा के हम क्या लगा देंगे, 1 शून्य लगा सकते हैं। तो क्या आया, 9 7 63, फिर कितना बचा 7, 1 शून्य फिर लगा सकते हैं, 9 7 63। और हमने ये पढ़ा था कि पॉइंट के बाद 2 संख्या आ जाए तो बहुत है, पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या आ जाए, क्योंकि इसका मान आएगा 0.777, तो अपने 2 संख्या तक लेके चलते हैं। तो आपका आंसर कितना है, ED बराबर 0.77, 78 भी आ सकता है, लेकिन ये आंसर भी आपका सही है, 0.77 आपका क्या आ गया आंसर। देखो कितना सिंपल सवाल है। अगर ऐसा सवाल अगर आपको, देखो इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही कहा था, 100 में से 100 आपके नंबर आ सकते हैं एग्जाम में, इसका कारण होता है, देखो कितना, हम अगर कोई और सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर टोटल थ्योरी लिखनी होती है हमें। थ्योरी के अंदर क्या होता है, केवल 1-2 लाइन बीच में छूट जाए या हेडिंग छूट जाए तो हमारा आधा या कुछ ना कुछ नंबर कट जाता है, लेकिन इको एक ऐसी चीज है इसके अंदर कोई नंबर नहीं करता। अब देख लो, अगर ऐसा सवाल आपको 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, अगर आपने इतना करा है तो आपको 3 ही मिलेंगे, कहीं पर कटने की गुंजाइश ही नहीं है। उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ आपको इसका मान रखना है। मान रखकर हमने 2 को 6 से काट दिया, 3 आ गया, तो 7 एकम 7, 3 3 9, तो ऊपर वाली संख्या से भाग और नीचे वाली संख्या से भाग, गुणा, सॉरी ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे, नीचे वाले गुणा कर देंगे, फिर हम भाग दे देंगे। तो 7 को 9 से भाग दिया, कितना है 0.77 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो माइनस, क्योंकि माइनस है साथ में माइनस भी लगाओ इसके, क्योंकि माइनस है ना, और माइनस आपको क्या बताता है, माइनस आपको बताता है कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है, विपरीत। इसका मतलब एक घटती है, अगर कीमत घट गई तो मांग बढ़ जाएगी, अगर कीमत बढ़ गई तो मांग घट जाएगी। एक तो ऐसा मतलब मद होगी जो कम होगी, ऐसा नहीं कीमत भी बढ़ जाए और मांग भी बढ़ जाए, कीमत भी घट जाए और मांग भी घट जाए, वो मांग के नियम के अपवाद है, उसमें नहीं लेके आने हमें। इसमें एक होता है, अगर आपको कीमत बढ़ानी है तो मांग घटानी पड़ेगी, घट जाएगी, अगर कीमत घटनी है तो मांग बढ़ जाएगी, यानी एक इसके अंदर माइनस होगा ही होगा, यानी कम होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, -0.77 आपकी मांग की लॉस कंप्लीट है। अब बताओ इसके अंदर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं है। अब इसके आधार पर आपको मैं कोई सवाल दे दूँ, अपने वैसे ही ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हम कोई सवाल बुक से नहीं, अपने आधार पर लेते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो अपने ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ कह देता हूँ यहाँ घटकर, इसका मतलब पहले 10 रुपये कीमत थी, अब 7 हो गई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 इकाई 4 से बढ़कर 6 हो गई। बस ये आपके पास सवाल आ गया। एक बार वो कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अभी ये सवाल मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, वही चीज कि कीमत पहले 10 थी और घटकर कितनी होगी 7, यानी कीमत कम होती है तो जो मांग थी वो पहले 4 थी तो बढ़कर कितनी होगी 6, यानी कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो आप सूत्र लगा दो इसका, वही सूत्र है, मांग की लॉस ज्ञात करना है तो कर लो। तो ED बराबर डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू में कितना परिवर्तन हुआ, देखो डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन होता है ना, तो पहले 4 थी अब कितनी है 6, तो 6 - 4 बराबर 2 का, अब यहाँ माइनस नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ बढ़ रही है, माइनस थोड़ी आएगा, माइनस तो कीमत में आएगा। कीमत में देख लेते हैं कितना परिवर्तन हुआ। कीमत में परिवर्तन हुआ 7 से 10 हो गया, तो 7 माइनस 10 बराबर -3 का परिवर्तन हुआ। कितने का हुआ? -3 का। तो इसमें मान रख दो। डेल्टा क्यू कितना है? 2। डेल्टा पी कितना है? -3 गुना प्रारंभिक कीमत कितनी है? 10 और प्रारंभिक मांग कितनी है? 4। ठीक है, यानी प्रारंभिक कीमत ये थी, ये 10 थी, फिर घटकर 7 हुई। प्रारंभिक मांग ये थी जो बढ़कर 6 हुई। तब इसको काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर कितना बचा आपके पास? 10। नीचे कितना बचा आपके पास? 3 दूनी 6, यानी -6 आ गया। अब 10 को 6 से भाग दे दो। आप इसको और भी काट सकते हो अगर काटना आता हो तो। देखो एक पार्ट से 2 एकम 2, 5 दूनी 10। ऊपर बचा 5, नीचे बचा -3। तो देख लो 5 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0, 6 3 18, 2 6 3 18। यानी इसकी मांग की लो चाहे वो 1 -1.66 आपकी क्या आ जाएगी मांग की। तो कितना सिंपल है। किया क्या हमने? कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मान ही तो रख रहे हैं। मान रख के लास्ट में भाग दे रहे हैं। जो करता है तो काट दो, नहीं करता सीधा गुणा करके भाग दे दो। तो जरूरी थोड़ी है हमारी। फिर 2 को 20 से गुणा कर दो, 3 को 12 से कर दो, सीधा भाग। 3 को 4 से कर दो, सीधा भाग दे दो। जैसे 2 को 10 से किया, कितना आया? 20, 4 3 12, 20 को 4 से 20 को 12 से भाग दे दो। यानी किसी प्रकार कर सकते हो, है बिल्कुल सिंपल। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभिक क्या है, बस वो सूत्र के अंदर मान रखना है। जैसे ही मान रखोगे, काटोगे, भाग दोगे, आपका आंसर। उसके बाद आगे आपके और भी सवाल है कुछ, लेकिन उससे पहले हम एक नई बात हो रही है वो करते हैं। सबसे पहले मेरे को आप ये तो, अभी ये ऐसे सवाल आ जाए तो आप कर दोगे ना? बिल्कुल सिंपल है ना, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे? आगे हम बात करते हैं सवाल नहीं, सवाल को छोड़ते हैं, बार हम कुछ और करते हैं। ठीक है, मांग की कीमत लॉट की श्रेणियां। ये जो मैंने उससे पहले आपको कुछ प्रश्न करवाए ना, सवाल करवाए हैं, इनके आधार पर आप खुद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कभी मांग कीमत को घटाकर देख लेना, मांग को बढ़ाकर देख लेना, कभी कीमत को बढ़ाकर मांग को घटा के देख लेना, संख्या में लेकर उसको सूत्र में लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर आप अपने आधार पर एक कल्पना लेकर जब आंकड़े करोगे ना, डाटा करोगे, जैसे बुक्स के अंदर मैंने जैसे करवाए हैं, इसके अंदर देख लेना भी किस प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है, किस प्रकार उसको हल करते हैं, किस प्रकार उसकी प्रारंभिक मांग होती है, किस प्रकार उसकी प्रारंभिक कीमत होती है। इसके आधार पर अगर आप डाटा लिखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। हम पढ़ते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। देखो मांग की कीमत रेट की श्रेणियां है ना, वो 5 प्रकार आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे, 5 प्रकार की है। मांग की कीमत रोज की श्रेणियां आपको कितनी दे रखी है? 5 प्रकार की दे रखी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? हम जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे इसको पूरा करते चलेंगे। मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ कि उसका कोई डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा। अब मैं सीधा लिखता हूँ मांग की कीमत रोज की श्रेणियां। इसके अंदर जो पहली श्रेणी हम बता सकते हैं, अनंत लोचदार। देखो आपको मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में इसके शब्द लिखाऊंगा। अनंत लोचदार, अनंत पता है क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा निकल जाए, कम आ जाए। यानी श्रेणियाँ के अंदर आप पढ़ोगे, पहले ये सुनोगे, श्रेणियों में आप क्या पढ़ोगे? श्रेणी में ये पढ़ोगे कि मैंने आपको जब मांग की लोच शुरू की थी, मैंने आपको बात बताई थी, किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ऐसे मोबाइल है, पहले महंगा था तो क्या हो गया, जैसे मान लो मोबाइल 15,000 का था, कम खरीदते थे लोग, जैसे 14,500 का है, सिर्फ 500 रुपये कम हुआ है, एकदम उस मोबाइल की डिमांड बढ़ जाती है, अरे 500 रुपये कम हो गया वो। यानी कहने का मतलब है कि किसी वस्तु में थोड़ा परिवर्तन, उससे मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए, या बिल्कुल ही परिवर्तन ना हो, एकदम उसकी मांग बढ़ जाए, एकदम उसकी मांग घट जाए, उसे बोलते हैं हम अनंत लोचदार। इसको लिखेंगे एडी बराबर अनंत का, ये होता है ना,
इसका मतलब जो मांग की लोच अनंत होती है वो कब होती है। इसके अंदर मैं एक आपको परिभाषा लिखता हूं, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने पर या बहुत थोड़ा या बहुत अल्प लिख दो, बहुत कम की बात होती है, अल्प माने होता है बहुत कम, बहुत अल्प परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज्यादा या बहुत अधिक परिवर्तन होना। देखना क्या है, मैं ये तुम्हारे मांग की कीमत को बताती है क्या आपको, ये तो बताती है कीमत के परिवर्तन से मांग में क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई वस्तु में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कुछ वस्तु में कम प्रभाव पड़ता है, कुछ वस्तु में पड़ता ही नहीं है। पढ़ोगे आप, जैसे मैंने आपको बताया नमक है, गेहूं है, उसके ऊपर कीमत का प्रभाव ही नहीं पड़ता। 400 रुपये क्विंटल गेहूं थी तभी हम खाते थे, और जब 2000 क्विंटल है तो भी हम खा रहे हैं। नमक पहले 2 रुपये थैली आती तभी हम जितना नमक सब्जी में अपने डालते थे उतने ही डालते हैं। अब 10 रुपये कीमत, 15 रुपये, तो भी हम उतने ही डालते हैं। यानी उसके अंदर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई वस्तुओं में इसमें कीमत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी बिल्कुल ही परिवर्तन ना हो या बहुत थोड़ा परिवर्तन ही मांग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ना मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझा दे। देखो मैंने यहां पर कीमत ली और यहां पर मैंने क्या ली, मांग ली। इस साइड में ओ वाई एक्स पर मैंने कीमत ले ली और ओ एक्स एक्स पर मैंने क्या ले ली, मांग ले ली। मान लेते हैं पहले ये कीमत थी और मांग ये थी, ठीक है। पहले कीमत पी थी, मांग क्यू के बराबर थी। कीमत में नया परिवर्तन होना है, कीमत में परिवर्तन हुआ ही नहीं और मांग बढ़कर एकदम Q1 हो गई। मैंने यही लिखा है, कीमत में परिवर्तन न होने पर या बहुत अल्प, जो पता ही नहीं चलता है परिवर्तन। देखो मैं कह दूं 15,000 और मैं कह दूं 14,999, अरे 1 रुपये का ही तो परिवर्तन है। पहले 15 बोलते थे, वहां पर 14 बोलने लगे, लेकिन परिवर्तन सिर्फ एक का ही हुआ है, वो तो नाम मात्र का परिवर्तन है, ठीक है। यानी या तो बहुत कम परिवर्तन या परिवर्तन हो ही ना और मांग एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाए और एकदम शून्य हो जाए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अनंत लोचदार मांग कहते हैं। यानी इस पर कीमत का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, यानी मांग एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है और एकदम ही शून्य हो जाती है, एकदम ही शून्य हो जाती है, कीमत में कोई परिवर्तन हो ही नहीं चाहिए। इसके अंदर जो मांग वक्र होता है वो ये क्षैतिज रेखा होती है, यानी डी डी। बस ये बात ध्यान रखना, ये अनंत लोचदार आपकी कंप्लीट हो सकती है। बात समझ रहे हो। देखो इसके अंदर जो मांग वक्र बनता है वो कैसा बनता है, क्षैतिज बनता है, या आप कह सकते हो ओ अक्ष के समांतर बनता है। इसमें मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के, या क्षैतिज कह सकते हो, एक ही बात है, क्षैतिज के समांतर बनता। बात समझे, इसे बोलते हैं मांग की अनंत लोच। मांग के क्या बोलते हैं, अनंत लोच। अनंत यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन। बहुत ज्यादा परिवर्तन या तो इस तरफ एकदम दाईं ओर चले जाना या एकदम बाईं ओर आ जाना। एकदम दाईं ओर चले गए, बहुत ज्यादा चले गए, यानी मांग एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई। एकदम बाईं ओर आ गए यानी बहुत ज्यादा, यानी मांग हो सकता है एकदम शून्य भी हो जाए, एकदम इतनी घटकर शून्य भी हो जाए, हो सकता है इतनी बढ़कर एकदम हजारों में चली जाए। यानी मांग एकदम परिवर्तन होती है, या तो बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम हो गई। इसे बोलते हैं मांग में अनंत लोच, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो यही होता है, एडी बराबर अनंत लोच का चिन्ह लगा देते हैं हम, और जो डायग्राम होता है वो ये बनता है। इसके अंदर आपको कीमत परिवर्तन नहीं करनी है, बहुत कम है तो पता ही नहीं चलता, इसका मतलब कीमत वही रहती है, मांग एकदम बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रही है, इसी कारण इसको बोलते हैं मांग में अनंत लोच या अनंत लोचदार मांग। उसके बाद दूसरा है, ये आपकी पहली श्रेणी होगी, मैं साथ साथ में लिख भी देता हूँ। 5 श्रेणियां करनी है ना हमें टोटल, तो पहली श्रेणी आपकी कंप्लीट होगी।
पहली अनंत लोचदार मांग कंप्लीट होगी, अनंत लोचदार मांग। दूसरी आपकी है लोचदार, या आप क्या कह सकते हो, कीमत से अधिक लोचदार, कुछ भी लिख सकते हो, यानी कीमत से अधिक मांग होती है, या कह सकते हो कीमत से अधिक मांग में परिवर्तन। यानी लोचदार होती है, अनंत लोचदार नहीं होती, सिर्फ लोचदार होती है, यानी परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं हम कह सकें भी एकदम बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत कम परिवर्तन हो गया, सिर्फ परिवर्तन होता है। लेकिन वो होती क्या है? कीमत से अधिक मांग में परिवर्तन होता है। कैसे? मैं इसका पहले उत्तर लिख देता हूँ, इसको ईडी बराबर नहीं आएगा, यानी अधिक लोचदार है मांग, किसके बराबर? कीमत के बराबर। यहाँ मैं कीमत ले लेता हूँ, ठीक है। कीमत से अधिक क्या हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है, या इसको हम इकाई लेके चल सकते हैं। इकाई हम ले रहे हैं कीमत की, यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ। अब इसको देखो, कीमत में मान लेते हैं 1 रुपये का परिवर्तन हुआ है, तो मांग में 1 रुपये से ज्यादा परिवर्तन होगा, यानी उससे ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि लोचदार है। लोच का होता है परिवर्तन, यानी ये परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन होता है, यानी इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच। इसको ये भी ले सकते हो आप, इकाई से अधिक लोच। देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा लिखता हूँ। यहाँ मैंने कीमत ली, यहाँ मैंने मांग ली, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं P है, उसके ऊपर जो मांग है वो Q के बराबर है। मांग क्या है? Q के बराबर है। एक कीमत क्या होगी? इतनी बढ़ गई, हमें क्या करना है? कीमत में परिवर्तन तो करना है ना। कीमत, या इसको थोड़ा अगर बढ़िया बनाना है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, कीमत इतनी बढ़ गई, मांग क्या हो गई? इतनी घट गई। तो कीमत में तो सिर्फ इतना सा परिवर्तन हुआ है, मांग में इतना परिवर्तन हो गया। कीमत में तो सिर्फ थोड़ा, देखो कितना थोड़ा क्षेत्र है ये, कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ये हो गया आपका लोचदार मांग, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको इसमें देखो, जब आपने अनंत लोच पढ़ी थी उसके अंदर आपको ज्यादा मांग में परिवर्तन दिखाना है। इसके अंदर आपको क्या करना है? मांग में ज्यादा परिवर्तन दिखाना है, कीमत में कम परिवर्तन को दिखाना है। अगर आप सीधा याद करना चाहो तो कीमत में कम परिवर्तन, उससे मांग में ज्यादा परिवर्तन। तो मैं इसमें लिख देता हूं, अन्य बातें स्थिर रहते हुए, ये बातें लिखोगे, कीमत के अनुपात में मांग में अधिक परिवर्तन, कीमत के अनुपात में मांग में अधिक परिवर्तन क्या कहलाता है? लोचदार मांग कहलाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कैसे? उदाहरण, यदि कीमत में 10% की वृद्धि होती है, देखो कितनी, यही लिख लेते हैं, 10% की वृद्धि हुई, कितनी? 10% की, तो मांग में 40% की कमी हो जाती है। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई? 10% की, तो कमी कितनी हुई? 40%। इसका मतलब कमी ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब ये लोचदार मांग है। क्या है? लोचदार मांग। जब कीमत के अनुपात में मांग में ज्यादा परिवर्तन हो, जब कीमत के अनुपात, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? मांग की कीमत लोच ही तो पढ़ रहे हैं, यानी मांग का कीमत के साथ संबंधित तो पढ़ रहे हैं। जब कीमत में कम परिवर्तन हो, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो, उसे क्या बोलते हैं? हम लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। और इसकी यही जो डायग्राम है, आपको डायग्राम बनाते हो तो ये ध्यान रखना है, कीमत में कम परिवर्तन दिखाना है, मांग में ज्यादा दिखाना है। चाहे इसको घटाकर बढ़ा दो, चाहे कीमत को बढ़ाकर मांग को घटा दो, परिवर्तन ज्यादा दिखाना है मांग में, और कीमत में क्या दिखाना है? कम दिखाना है। ये आपका दूसरा हो गया लोचदार मांग वाला। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं।
हम पांचों इकट्ठा करेंगे, उसके बाद सारा करने के बाद इनका आपस में तुलना बताऊंगा भी इसके अंदर आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। ये होती है इकाई से बराबर, इकाई के ज़्यादा, ये होती है अनंत, ये होती है इकाई से ज़्यादा। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है इकाई के बराबर लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, यानी जितनी कीमत में परिवर्तन हुई, इकाई के बराबर का अर्थ होता है जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन होना, जितना कीमत परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन होना, जिसे बोलते हैं इकाई के बराबर लोच। जैसे अपने डायग्राम बनाते हैं, यहाँ मैंने कीमत ली और यहाँ मैंने मांग ली। ठीक है, मैं ये कहता हूं भी प्रारंभ में जो कीमत थी वो P थी, प्रारंभ में कीमत कितनी थी P, मांग कितनी थी Q। जैसे कीमत बढ़कर P1 हुई, मांग घटकर क्या हो गई Q1 हो गई। अब इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसका क्षेत्र बराबर है, यानी जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में। इसका मतलब इसका अंतर और इसका अंतर बराबर रखना आपको, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आप ध्यान रख ही सकते हो। उसमें तो लोचदार यानी ज्यादा दिखाना है तो ज्यादा दिखाना है, तो कीमत के क्षेत्र को कम कर दो, मांग वाले को ज्यादा कर दो। इसमें आपको बराबर दिखाना है, तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्र बराबर होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, मांग वक्र तैयार हो गया। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। अन्य बातें स्थिर रहते हुए, ये बात तो लिखना भी, रहते हुए जब मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात में हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग में परिवर्तन, यानी उसी के अनुपात में हो। मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत के परिवर्तन के अनुपात में हो रहा है। इसका मतलब उदाहरण लिख लेते हैं हम, और समझ जाओगे। मान लेते हैं कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई और मांग में 10% की कमी हो गई। क्या लिखा है, वृद्धि कितनी हो रही है 10% की, मांग में कमी भी कितनी हो रही है 10% की। इसका मतलब बराबर हो रहे या नहीं हो रहे, कोई अंतर नहीं है। कीमत में 10% की वृद्धि, मांग में 10% कमी, यानी इसके अंदर जो ये मान परिवर्तन होता है वो क्या होता है, कीमत के अनुपात में होता है या कीमत के बराबर इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो आपके सामने है। ठीक है, इसका मतलब 10% की मांग में वृद्धि हुई, सॉरी कीमत में वृद्धि हुई, 10% मांग कम हो गई। 10% कीमत कम हुई, 10% मांग बढ़ गई, यानी इनके दोनों डाटा होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्र क्या रखना है, आपको बराबर रखना है। तो ये होगी आपकी इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, उसके बाद आगे चौथी करते हैं। इकाई के बराबर लोचदार, चौथी हम कर लेते हैं। इसके अंदर आपका बेलोच, यानी इकाई से कम। इसका मतलब इकाई में ज्यादा परिवर्तन होता है और मांग में उससे भी कम परिवर्तन होना, बहुत कम, यानी कीमत के अनुपात में मांग में कम परिवर्तन। आप लिख सकते हो कीमत के अनुपात में मांग में कम परिवर्तन। ठीक है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो मांग में सिर्फ 2% की कमी हुई, यानी कीमत में ज्यादा वृद्धि हो रही है, मांग में उससे कम वृद्धि हो रही, कमी हो रही है। इसका मतलब एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा लास्ट, बस। ये कीमत है और यहाँ मांग ली हमने। ठीक है, जैसे कीमत P थी, मांग लेते हैं Q थी। देखो कीमत में तो इतनी वृद्धि होगी लेकिन मांग में उससे कम वृद्धि होना,
इसके अंदर आपको क्या दिखाना है, इसके अंदर आपको मांग की जो परिवर्तन है वो कम दिखाना है और कीमत के परिवर्तन को ज़्यादा दिखाना है। इसका मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, मांग में कम परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, बेलोच मांग कहते हैं। और ये आपका बेलोच मांग का आपका डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम एक और रिपीट करेंगे कल, और इसके 5 नंबर की श्रेणियां वो पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा मैटर हो जाएगा अगर सारा इकट्ठा। आपको तो सिर्फ उससे पहले जितने भी सवाल हैं वो कर लेना और ये कुछ श्रेणियां पढ़ लेना। उसके बाद एक लास्ट और आती है जो पूर्णतः बेरोजगार मांग होगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास उसमें करेंगे। यहाँ आज तक थैंक यू।